हज़रात, ये हमारे लिए खुशी और मसरत का मकाम है कि आप हमारे दरमियान तशरीफ रखें। जनाब मलिक नोमानी साहब भी इस्तकबाल करेंगे और गुलदस्ते से हमारे मेहमान का जनाब राजीव रियाज साहब शाल उड़ाकर इस्तकबाल करेंगे हमारे मेहमान का। राजीव रियाज साहब से गुजारिश है कि वो शाल पेश करें मेहमान को और इस्तकबाल करें। शुक्रिया हज़रात। ये इस्तकबाल का प्रोग्राम हमारे वर्कर्स के लिए हम इंशाअल्लाह भी रखेंगे और हमारे लोग जो आए हैं हमारे ऑक्सीजन खत्म हो गई थी और अगर आप चाहते कि आपका एडमिशन हो जाए तो एडमिशन के लिए बड़ी बड़ी सिफारिशें चाहिए होती थी, फिर भी एडमिशन नहीं हो रहा था। तो पूरी दुनिया ने वो देश की राजधानी का मंजर देखा और केजरीवाल साहब या उनके पार्टी के लोग सिर्फ इल्जाम तराशी में एक दूसरे की नूरा कुश्ती में मुलव्विस रहे। मामूली सी चीज ऑक्सीजन जो कि पहले से मौजूद थी, हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सिर्फ इनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से, इनकी नाराजगी की वजह से और सिर्फ इनको आदत पड़ गई थी कि सिर्फ हम बोल बोल के काम चला लेंगे। गरीब आवाम ने अपनों को खोया, लोगों ने जान से हाथ धोया और कितने लोग बड़े बड़े बिल को चुका करके मेदांता, अपोलो और वहां से रोते हुए बाहर निकले। अगर वो ठीक भी हो गए तो उनका घर उजड़ गए, उनको माली एतबार से बहुत नुकसान पहुंचा। दूसरा पॉइंट जो इस हुकूमत के ताल्लुक से है कि पिछले साल दिल्ली ने 3 साने देखे, उसमें एक बड़ा साना था एनआरसी और सीए का प्रोटेस्ट। जब एनआरसी और सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुआ, यानी जो हमारी अक़लियत थी, जो उसकी जब वजूद की लड़ाई आई और जब वो सड़कों पर आई तो दिल्ली पुलिस की जो जहरियत थी और उसने जामिया मिलिया इस्लामिया पे किस तरह का अटैक किया और हमारे बच्चे और बच्चों के साथ जो जुल्म किया वो पूरी दुनिया ने उसको दिखाया और हम सब लोगों ने महसूस किया। उसके बाद फिर कुछ शरपसंद अनासर ने दिल्ली को दंगों में झोंक दिया और गरीब मकान भी लुटे, दरबदर भी हुए और तब भी हमने इस हुकूमत का रवैया देखा, यानी दोनों हुकूमतों का हमने रवैया देखा कि किस तरह से उन्होंने अल्पसंख्यक को अकेला छोड़ दिया। फिर तीसरा मौका आया जब कोरोना आया। कोरोना एक ऐसी बीमारी जो इससे पूरी दुनिया परेशान थी, उसमें किसी इंसानियत का या किसी पार्टी का या किसी ग्रोह का कोई रोल नहीं था। वो तो एक ऐसी बीमारी थी जो इंसान से इंसान पे फैल रही थी, लेकिन वहां पे भी ये बेरहम नहीं बख्शा, इन्होंने हमें बख्शा और मीडिया ने उनका साथ दिया। अब जो खास मीडिया थी उन्होंने उनका साथ दिया और कोरोना को भी ला करके उन्होंने मरकज, तबलीग जमात और मुसलमानों पे फोड़ दिया और पूरे देश में मुसलमानों को शिकार कोरोना का एक दोषी बनाकर पेश किया और एक नफरत पूरे हिंदुस्तान में फैलाई गई। उसका अभी आप हालिया दिनों में देख रहे होंगे कि कोर्ट के जो डिसीजंस आए हैं और जो जुर्माना लगाया गया चैनल्स पे, वो ये साबित करता है कि इनकी कितनी बड़ी इन लोगों ने गलती की थी और कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया था कि आखिर अथॉरिटीज को इन पर जुर्माना लगाना पड़ा। कहने का मेरा मकसद ये है इस हमारी और 19 मार्च के बाद 4 अप्रैल को मुझे बुखार आया, उसके बाद फिर वो लॉकडाउन लग गया, उसके बाद फिर वो जब लॉकडाउन खुला तब से फिर मैं सरगर्म हुआ हूँ। मैंने अपने जो दिल्ली के जो इंचार्ज हैं आली जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब से ये रिक्वेस्ट की कि देखिए ये कोरोना तो अभी चलता रहेगा, अभी गाइडलाइंस भी रहेंगी, लिहाजा आप हमें एक दिन का वक्त दे दें और हमारी दिल्ली की आवाम से आप रूबरू हो जाएं और ये बताएं कि आखिर MIM क्या चाहती है। अब MIM जैसे हम हमेशा कहते चले आए हैं कि जब जो इन लोगों ने किया, खास तौर से दलितों के साथ और अल्पसंख्यकों के साथ, इन तीनों पार्टियों ने जो जुल्म किए हैं, मजलिस अब उसके हर एक जख्म का हिसाब लेगी। अब मजलिस पूरी तरीके से तैयार है, न सिर्फ वो चुनाव लड़ेगी, न सिर्फ वो अपने इनकी पोल खोलेगी, बल्कि गलियों में आम आवाम तक पहुंचेगी और खास तौर से जो 2 तबके जिनको इन्होंने जानबूझ कर नजरअंदाज किया, जिनका वोट तो लिया लेकिन इन्होंने सारी ताकत बंदर बांट करके अपने आप पास रख ली, वो 2 तबके हैं मुस्लिम और दलित। खास तौर से मैं आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली में इन दोनों बैठे हुए हैं गफ्फार साहब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी और ट्रेजरर हैं और साइड में हमारे जनरल सेक्रेटरी मलिक नोमानी साहब है और उनके साथ में बहुत ही जाना पहचाना जो अक्सर आप लोग टीवी पे देखते होंगे, आप मुशायरा भी पढ़ते हैं,
एक बहुत ही दलितों के बहुत ही एक्टिव एक फार शख्सियत है राजीव व्यास साहब। वो भी इस बात की निशानी है कि आज हमारे साथ बहुत सारे दलित भाई, बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई आज ज्वाइन भी करेंगे। और मैं आप लोगों का वक्त नहीं लूँगा, मगर मैं सिर्फ इतना बता दूँ कि अब MIM पूरी तरह से इक्विप्ड है। दिल्ली MCD के जो इलेक्शंस है वो हालिया कोई 6 से 8 महीने दूर है। इन 6 से 8 महीने में हमें तैयारी करनी है। दिल्ली की जो सीटें जहां दलित और मुस्लिम माहौल है, जहां जिसको जीतने में हमें बहुत आसानी है, या हम पूरे और इलेक्शन को मुतासिर न करें, उन सीटों को चुनकर हम इस बार इलेक्शन में आ रहे हैं। हमें आप लोगों का साथ चाहिए, खासतौर से मीडिया का साथ चाहिए। हम इतना ही चाहते हैं कि आप लोग हमारे दबे कुचले वर्ग की वो आवाज़ उठा दें, वो आम आवाम तक पहुंचा दें, या जो हमारे यहाँ से मैसेज जाएगा, जो आज हमारे इम्तियाज जलील साहब जो मैसेज देंगे वो आम लोगों तक पहुँचा दें। और दिल्ली की जो फ़िरका वारियत जिस तरह से ज़हर लोगों ने फैलाया है फ़िरका वारियत का, अगर इसको फ़िरका हम आहंगी में लाना है, अगर सद्भावना में लाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हमें दबे कुचले वर्गों को एक होना होगा, ख़ास तौर से मुस्लिम और दलित को एक होना होगा। और यही एक्सपेरिमेंट आपने औरंगाबाद में दोहराया है, तो औरंगाबाद के MP, MLA या वहाँ के जो लोकल बॉडीज़ हैं, उन सब में MIM ने मुस्लिम और दलित का कम्बिनेशन पेश करके बाकायदा एक कामयाब तारीख लिखी है। तो इंशाअल्लाह अब ये तारीख हम दिल्ली में रखेंगे। अब मैं इसी बात के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ और मैं दरख्वास्त करूँगा आली जनाब इम्तियाज जलील साहब से कि वो अब आपके सामने MIM और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम को लेके आपसे रूबरू हों। आली जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इम्तियाज़ जलील मेंबर ऑफ पार्लियामेंट औरंगाबाद से हूँ। सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों से माजरत इस बात के लिए चाहता हूँ कि हाँ, काफ़ी दूर से मुझे पार्लियामेंट हाउस से आना पड़ा था। आज पहली ही मीटिंग थी अर्बन डेवलपमेंट की, जिसकी कमेटी का मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ। तो बहुत सारे मुद्दे थे और वो वहाँ से निकलते और यहाँ तक पहुँचते थोड़ा सा वक्त लग गया, तो इसके लिए मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। जो बातें हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से करना चाह रहे थे, वो तमाम बातों को हमारे दिल्ली के सदर जनाब कलीमुल्लाह साहब ने आप लोगों को बता दिया है। चूँकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे लोग पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं उनसे मैं बाद में मुखातिब होता हूँ। तो पहले जो सवाल आप लोगों के हैं, हम डायरेक्ट उसी से अगर शुरुआत करते हैं कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो रिवायत होती है, आप लोगों के सवाल लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। मैं मनोज टंडन, चीफ रिपोर्टर अखबार मसरी। मैं मनोज टंडन, चीफ रिपोर्टर अखबार मसरी। हाल फिलहाल में मजलिस को जो है पश्चिम बंगाल में नकार दिया गया है, तो ऐसे हालात में दिल्ली के अंदर आप क्या समझते हैं कितनी सफलता वो पाएगी? बहुत अच्छा लगता है कि जब मीडिया वाले हमसे हमारी नाकामियों के बारे में सवाल करते हैं। जहाँ कामयाब होते हैं उसका जिक्र ही नहीं किया जाता है। हम बिहार में गए थे, बिहार में पहली मरतबा हमें नाकामियाँ भी मिली थी। उसके बाद जब हमने लगातार 5 साल मेहनत किए तो हम वहाँ पर 5 सीटें बिहार के अंदर जीते थे। ये बात बिल्कुल सही है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जितनी ताकत के साथ लड़ना चाहिए था, उतनी ताकत के साथ हम इसलिए नहीं वहाँ पर लड़ पाए थे। ये पूरे इलेक्शन के दौर के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कोई गैर जिम्मेदाराना तरीके से वहाँ पर इलेक्शन लड़े थे तो वो इज्जत माब जनाब मोदी साहब थे, अमित शाह साहब थे और भारतीय जनता पार्टी थी, जिन्होंने पूरे देश को, पूरे मुल्क को ये कहा था कि तुम घर में जाकर बैठो, हम लॉकडाउन लगा रहे हैं। और वो खुद है तो लाखों की तादाद के अंदर लोगों को सड़कों के ऊपर उतार रहे थे। हमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये हुक्म मिला था जब ये इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया गया था कि आप लोगों ने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो परेशान हाल है, जो लॉकडाउन की वजह से जिन्हें अनाज नहीं मिल रहा, खाने की तकलीफ़ें हो रही है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, उन लोगों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो हमारी जितनी भी टीम थी, जो अगर कोरोना नहीं होता तो हम पश्चिम बंगाल की गलियों के अंदर, हम सड़कों के ऊपर नज़र आते थे। लेकिन मैं खुद एक पार्टी के, हमारे से 2 ही MP से, एक असदुद्दीन ओवैसी साहब और मैं खुद, जब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे ये कहा कि नहीं, आपकी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लोगों की तकलीफ़ों को आप सॉल्व करिएगा,
अगर ये कोरोना अगर थोड़ा कम होता है तो आप बिल्कुल वहाँ पर आइएगा। तो उस दिन मेरे लिए असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए मेरी नज़रों के अंदर उनकी इज्जत और इसलिए बढ़ गई थी कि मैं एक तरफ मुल्क के वज़ीर आज़म को देख रहा था जो मुझे कह रहे थे कि तुम घर में बैठो, मैं प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ। उस वक्त इलेक्शन हमारे लिए इतना मायने नहीं रखता था, हमारे लिए हमारे लोगों की तकलीफ़ें मायने रखती थी। हम यकीनन हर इलेक्शन ऐसा नहीं होता है कि हम उतर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज से 20 साल पहले अगर आप उनके आंकड़े अगर देखेंगे तो मुल्क के अंदर सिर्फ 2 ही एमपीज थे। कभी आपने उनसे ये पूछा कि आप तो 2 ही हैं, आप देश के अंदर कैसा अपना हुकूमत बनाने की सोच रहे हैं करके? हम भी धीरे धीरे ख़त्म रख रहे हैं। हम हैदराबाद के अंदर एक एमपी चुनकर आते थे, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि महाराष्ट्र में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी को पछाड़ के वहाँ पे भी उनका एक एमपी आ सकता है करके। बिहार के अंदर जब हम दोबारा गए तो यही अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि आज से 5 साल पहले आप आए थे, यहाँ की बिहार की जनता ने आपको नकार दिया था, आपको कामयाबी नहीं मिली थी, आप दोबारा क्यों आए हैं करके उसमें। लेकिन वहाँ की आवाम को इस बात का एहसास हुआ था कि 5 साल पहले जब मजलिस आई थी हमने इनका साथ नहीं दिया था, अब हम इनका साथ देंगे। तो हमने 5 वहाँ पर एमएलए अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जीत कर लेकर आए थे। तो यकीनन हम कांशीराम का आपको एक बात आपको याद होगी कांशीराम साहब की कि पहला इलेक्शन जो होता है, दूसरा इलेक्शन क्या होता है और तीसरा इलेक्शन जीत के अंदर। तो हम बहुत सारी जगह के ऊपर फर्स्ट और सेकंड कवर कर चुके हैं। आप जहाँ पर भी जाएंगे तो वह थर्ड से जीतने के लिए जाने वाले हैं इंशाअल्लाह। मेरा एक क्वेश्चन हो, यूपी के अंदर इलेक्शन की तैयारी में आपकी पार्टी जो है एक हल्फनामा ले रही है इलेक्शन लड़ने वालों से और एक भारी भरकम रकम भी वसूल रही है, तो क्या ऐसा ही दिल्ली में भी दोहराया जाएगा? नहीं, मुझे भारी भरकम कितनी होती है मुझे आप ही बता दें तो ज़रा बेहतर रहेगा। उसमें भारी भरकम कितनी है करके, तो अगर आप एक जिम्मेदार तरीके से मुझसे सवाल कर रहे हैं तो आप ही मुझे जवाब दे दीजिएगा कि कितना पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। भारी भरकम किसे कहते हैं? आवेदन के लिए। आवेदन तो कितना भारी भरकम मतलब कितना? 10,000। मेरी जानकारी के हिसाब से ऐसी कोई बात नहीं है कि 10,000 रुपये अगर कोई मजलिस की तरफ से, तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है कि भारी भरकम रकम ऐसी ली जा रही है करके। हाँ, ये है कि एक प्रोसेस, हाँ हम लोग यकीनन वहाँ पर ये बात सामने आई है कि हम लोगों से ये देखना चाह रहे हैं। देखिए, एक उभरती हुई पार्टी जो होती है जिसको आवाम ये समझती है कि मैं इस पार्टी के अंदर जाऊंगा अगर तो इसके अंदर जीत यकीनी है, तो वही लोग बड़ी तादाद के अंदर उस पार्टी से जुड़ते हैं। मरी हुई कमज़ोर पार्टी के साथ कोई जाते नहीं है उसमें। तो एक कामयाब पार्टी की निशानी इसी बात की गवाही देती है कि अगर हम जब मैदान में उतरने की बात करते हैं तो आज गलीमुल्लाह साहब इस बात की गवाही देंगे कि हमारे पास एक एक वार्ड से कई दावेदार हैं। क्यों है ये? इसका सही अगर जवाब अगर ढूंढा जाए तो उसका सही जवाब यही है कि लोगों को लगता है कि अब मजलिस ही एक ऑल्टरनेटिव है, इसलिए हम मजलिस के साथ जुड़ना चाहिए करके। लोग वहाँ पर जब आते हैं तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि ख्वाहिशमंद बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जैसा किसी को एक टिकट नकारा गया तो दूसरे ही दिन उनका पूरा जज्बा ख़त्म हो जाता है, फिर वो विरोध में चले जाते हैं। तो हम एक लोगों को टेस्ट करना चाह रहे हैं कि वाकई में मतलब कितने जज्बे वाले लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं करके। ऐसा नहीं है कि हमने हलफनामा दे दिया है तो कल हम कोर्ट पे चले जाएंगे, उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कराएंगे करके। हर पार्टी का एक सिस्टम होता है इलेक्शन लड़ने का, हमारी पार्टी ने इस सिस्टम को इख्तियार किया है। दिल्ली के लिए आपके पास क्या प्लान है? जो जिस इलेक्शन के बारे में आप बात कर रहे हैं एनसीडी का, क्या प्लान? देखिए, प्लान अगर आप हमसे पूछेंगे तो हमने 5 साल पहले जब यहाँ पर असेंबली का इलेक्शन हुआ था तो हमने असेंबली के इलेक्शन के अंदर हमने हिस्सा इसलिए नहीं लिया था कि हमको भी कहीं ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर आम आदमी पार्टी आ रही है तो आम आदमी पार्टी हमारे बारे में सोचेगी, हमारे मुद्दे और हमारे जो जितने भी मसले हैं उनको वो कहीं ना कहीं एक प्राथमिकता के तौर के ऊपर देंगे। और आप ये बात मानेंगे, आम आदमी पार्टी खुद ये बात माननी चाहिए कि उनकी कामयाबी के अंदर दिल्ली के मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ था, दिल्ली के हमारे दलित भाइयों का बहुत बड़ा हाथ था उनकी कामयाबी के अंदर। लेकिन जब सत्ता में आ गए और हमने भी सोचा कि चलिए हम भी इनको 5 साल आजमा कर देखते रहे, अगर आम आदमी पार्टी हमारे साथ अगर इंसाफ करती तो यकीन मानिए मजलिस को यहाँ पर जगह ही नहीं रहती। लेकिन इन 5 सालों के अंदर, चाहे वो जब हमारे मरकज़ का मामला आया हो, मौलाना साद साहब के बारे में किस तरह के बयानात दिए गए हैं,
उस वक्त आप मुख्यमंत्री हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान हो गए थे। आप कानून के हिसाब से आपको भी चलना चाहिए। आज अदालत अगर ये कह रही है कि 3 चैनल्स ने माफी मांगनी चाहिए, तो हम तो ये मांग करेंगे कि अरविंद केजरीवाल साहब ने सबसे पहले कौम से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस कौम ने आपको इस कुर्सी के ऊपर बिठाई है, जिस कौम ने आपको इतने ऊंचे मुकाम के ऊपर पहुंचाया है, अगर आपका रोल, अगर हमने दंगे के दौरान अगर आपका रोल क्या रहा है, अगर हम ये बताना शुरू करें तो शायद 2 घंटे भी अगर मैं बात करूं तो कम रहेगा, क्योंकि ये आवाम नहीं जानती है कि ये सोशल मीडिया का दौर है। हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, ये हर चीज आज के दिन आवाम तक पहुंचती ही है। तो यकीनन एक ऑल्टरनेट के दौर के ऊपर हमने किस किस को नहीं अपनाया है, किस किस को नहीं आजमाया है। MIM पार्टी तो थी नहीं, दिल्ली के अंदर थी नहीं MIM पार्टी। इससे पहले हम किसके साथ जाते थे? कभी कांग्रेस के साथ गए, कभी हम किसी दूसरी पार्टियों के साथ गए, कभी समाजवादी पार्टी के साथ गए, कभी आम आदमी पार्टी के साथ गए। लेकिन हर एक को आजमाने के बाद ये इतने सारे लोग जब ये फैसला करते हैं, तो ये उनकी नाराजगी बताती है कि साहब मैंने इनके ऊपर भरोसा किया था, ये भरोसा मेरा इन्होंने तोड़े है, इसीलिए मैं अब इनके साथ नहीं जाऊंगा, मुझे दूसरा एक विकल्प दीजिएगा। तो वो विकल्प देने के लिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के अंदर आई है, और दिल्ली के अंदर यकीनन हम एक मौका मांगेंगे लोगों से, और लोगों से यही कहेंगे कि आपने हर एक को आजमाया है, एक बार हमको आजमा कर देखिए। मैं आज 2014 से 2019 तक मैं औरंगाबाद का MLA हुआ करता था। अगर मैं लोगों के बीच में गया और लोगों के बीच में जाकर अगर मैंने काम नहीं किया होता, तो शायद औरंगाबाद की जनता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, किसी भी जाति धर्म का हो, वो मुझे दोबारा एक MP के इलेक्शन के लिए कामयाब नहीं करते थे। हमने काम किया तो लोग हमारे साथ में आए, और लोग ऐसे साथ में आए कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ एक ही मुस्लिम MP चुनकर आया है, और वो इम्तियाज जलील MIM पार्टी से चुनकर आया है। एक ऐसे दौर में चुनकर आया है कि जब पूरे देश के अंदर मोदी साहब की लहर चल रही थी, और वहां पर हमारे औरंगाबाद के अंदर MIM का जिक्र हो रहा था। तो एक मैं समझता हूँ कि लोगों का यकीन, लोगों का एतमाद और लोगों की मोहब्बत MIM की तरफ जो बढ़ रही है, उसी का नतीजा है कि आज हम दिल्ली के अंदर भी आ रहे हैं, और यकीनन कोशिश करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे अच्छे वादे करेंगे और उन वादों को पूरा करने की गवाही देंगे। ये मुस्तफ़ाबाद में जो दंगे हुए थे, उसमें क्या MIM का रोल है? जो पीड़ित हैं आज भी उनके बच्चे अंदर बंद है। इतना तो कह सकते हैं कि MIM का दंगा कराने में कोई रोल नहीं, लेकिन वो पीड़ित जो हैं वो आपसे आस लगाए बैठे हैं जी, उसके बारे में क्या आप रोल? यकीनन देखिए, हम लोगों ने दिल्ली के अंदर जितनी हमारी पार्टी को यहाँ पर बढ़ाने की बात थी, हमने कहीं ना कहीं हमने ये सोचा था कि धीरे धीरे ये हम बढ़ाएंगे करके। हमने अभी मेरे हिसाब से 2-3 महीने पहले ही हमने कलीमुल्लाह साहब को यहाँ का सदर बनाया है, और हमने हमारी दिल्ली की टीम को सिर्फ एक ही बात करे है हमने, कि हमारा लक्ष्य महज सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं। वो पीड़ित आपसे आस लगाए बैठे हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने लोगों इनको साफ कहा है हमारी बॉडी को, और सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं कहा है, पूरे मुल्क में हम जहाँ पर भी जाते हैं, कि हमारा लक्ष्य सिर्फ इलेक्शन नहीं होना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश, हमारी पूरी मेहनत यही है कि जो भी लोग तकलीफ के अंदर है, उनकी तकलीफों को दूर करिएगा। लोग खुद ब खुद आपके साथ जुड़ेंगे। ये जो सवाल है आपका कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या क्या किया गया है, ये मेरी दिल्ली की टीम सही तरीके से बता सकती है। हमने हमारी टीम्स को क्या क्या ताकीद किए हैं, क्या बताए हैं। हमारी मंशा यही है कि देखिए, सियासत के तौर के ऊपर अगर हमको सियासत ही अगर करना होता, तो MIM पार्टी किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन करके कई राज्यों के अंदर हुकूमत करी होती। तेलंगाना के अंदर हमको हर इलेक्शन के अंदर हमको ये मौका दिया जाता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर अकबर साहब हम आपको बनाते हैं करके, लेकिन हमने एक बार भी ये पोस्ट हमने ली नहीं, क्योंकि हम आवाम के बीच में रहना चाहते हैं। और सरकारें जो काम करती है, वो सरकारों की जो नाकामयाबियाँ होती है, जो उनके गलत फैसले होते हैं, उनकी गलत नीतियाँ होती है, उसको उजागर करने का काम करते हैं। आपने मुझे जो स्पेसिफिक मुद्दे के बारे में बताया है, देखिए, इस मुल्क की ये बड़ी अफसोसनाक बात है, और ये हकीकी बात है कि इस मुल्क के अंदर जिस तरह से दंगे कराए जा रहे हैं, और दंगे कराने के बाद अगर हाईकोर्ट अगर ये कह रहा है कि जिस कौम के सबसे ज्यादा लोग जो मुतासिर हुए हैं, इसके अंदर नुकसान जिसका ज्यादा हुआ है, उन्हीं को अगर जेलों के अंदर बंद कर रहा है, ये सवाल आप मुझसे करने से पहले अगर मुझे खुशी होती कि अगर इसका जवाब आप अरविंद केजरीवाल साहब से ले लेते थे।
मुल्क के वजीर आजम से आप ले लेते थे, तो मेरे हिसाब से हम तो अभी इस सियासी मैदान के अंदर उतरे भी नहीं है। हम बहुत छोटी सी पार्टी है यहाँ पर, उसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कई सवालों के जवाब जिनसे मांगना चाहिए उनसे नहीं मांगे जाते हैं। हर चीज का इलाज ये समझा जाता है कि मजलिस ही के पास इलाज है और मजलिस ने ही करना चाहिए। दंगों के अंदर जितने भी पीड़ित हैं, हम आगे चुनाव लड़े नहीं लड़े ये एक अलग बात है उसके अंदर, लेकिन आज भी हम ये कह रहे हैं, हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे जिम्मेदारों को, कि जो भी लोग इससे मुतासिर हुए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उनको किस तरह से राहत पहुंचाई जा सकती है, उनके घर वालों के हौसले कैसे बुलंद किए जा सकते हैं। हम कहीं पर भी दंगे करने वालों का हम साथ नहीं दे रहे, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब और किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो हमारी ही पार्टी का क्यों ना हो। हम कतई इस बात के लिए कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। ये मुल्क की खूबसूरती है कि इस मुल्क के अंदर तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित हम सब साथ में मिलकर रहते हैं, लेकिन जानबूझकर जो दंगे कराए जा रहे हैं और दंगे कराने के बाद जो एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है कि सिर्फ आपको निशाना बनाया जाए, तो कहीं ना कहीं इसके लिए आवाज उठाने की जरूरत है और वो आवाज हम उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन मैं दिल्ली के दंगों के ताल्लुक से बता दूं कि जितनी मदद हम लोगों ने की, खासतौर से हैदराबाद से अलग से पूरा एक जो दंगा चल रहा था तब भी पूरा दवाइयों से लेके सारी किट और पूरी मदद, और कुछ मदद ऐसी है जो हम आपको और भी नहीं बताना चाहते, क्योंकि वो लोग मजरूम होंगे जिनकी हमने मदद की है। इस वक्त भी कम से कम हम 50 लोगों के ऐसे टच में हैं जो जेलों में बंद हैं, बेकसूर हैं। उनकी मदद हम वकीलों की फीस दे के कर रहे हैं, कुछ हम पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं, कुछ हम मजलिस के प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। क्योंकि सांसद साहब अभी आए हैं, मैं उनसे जिक्र नहीं कर पाया, सीधा यहीं ले आया, इसलिए मैंने ये बीच में जवाब। अब नेक्स्ट एक सवाल और बेहतर ये रहेगा दिल्ली से ताल्लुक से करेंगे सवाल। जी इलेक्शन के ताल्लुक से सर सवाल ये था कि 2022 में कितनी सीटों पर लड़ेंगे और क्या संभावित पार्टनर्स कौन कौन होंगे, अलायंस किस तरह का होगा कुछ? देखिए, अलायंस का फैसला जो है वो हमारी पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लेंगे, और कितनी सीटें लड़ेंगे वो हमारी दिल्ली यूनिट के ऊपर हम छोड़ेंगे, क्योंकि मेहनत तो यही लोग करने वाले हैं, नतीजे इन्हीं को लेकर आना है, कामयाबी जब मिलेगी तो इन्हीं के पीठ हम थपथपाने वाले हैं। हम तो यहाँ पर इनकी रिपोर्ट के हिसाब से कहाँ कहाँ पर इलेक्शन लड़ना है, इसके बाद है तो हम पूरी तरह से जब पार्टी मुतमईन हो जाएगी तो वो नंबर्स के ऊपर हम पहुँचेंगे। लेकिन एक ये है कि जो जज्बा रखने वाले लोग हैं, जो खिदमत करने वाले लोग हैं, उनको तरजीह दी जाएगी। कि ऐसा नहीं है कि मैं चुनकर आ गया हूँ और चुनकर आकर मैं बैठ गया हूँ और सिर्फ बाकी सिर्फ पैसा कमाने का काम करने का है, अब चुनकर आ गए हैं तो ऐसे इस तरह के कैंडिडेट्स को हम कतई एंटरटेन नहीं करेंगे। दो हो लेकिन ईमानदार हो, अच्छे हो, जज्बा रखने वाले हो, ऐसे लोगों को तरजीह देंगे। इस कौम की सिर्फ यही मांग होती है कि मेरा बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर ले, हमारी जो रोज़ की ज़रूरियात है वो हमें किसी तरह से मिल जाए करके। ऐसा नहीं है कि आपने कहा है कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर है तो बिजली और ये है, यानी कि यहाँ सिर्फ दिल्ली के अंदर है तो मुसलमान जी रहा है, ऐसा नहीं है, मुल्क के दूसरे हिस्सों के अंदर भी जी रहा है। अगर हमारे पास कोई एक मिशन नहीं रहा, हमारे पास आज के दिन सबसे ज़्यादा लोगों के अंदर, ख़ास तौर से मैं मुसलमानों के और दलितों के बारे में ये कहना चाहूँगा कि एक तरह का जो डिप्रेशन का एक माहौल आ गया है कि हम जब देख रहे हैं कि हमारी आंखों के सामने नौजवानों का कत्ल किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है और इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करने वाला है, कोई बोलने वाला नहीं है। हमने देखा है कि इलेक्शन के वक्त में अक्सर लोग ये कहते हैं कि नहीं मैं तो सेक्युलर पार्टी के साथ जाने वाला हूँ करके, इलेक्शन के हद तक ये इनको बहुत अपना सर के ऊपर उठाते हैं। लेकिन 5 साल जब आपको इनकी ज़रूरत होती है, जब कहीं दंगे होते हैं, जब मॉब लिंचिंग होती है, जब नाइंसाफियाँ होती है, तब ये लोग खामोश बैठ जाते हैं और पूरी कौम ये उम्मीद करती है कि नहीं असदुद्दीन अवैसी ने क्या बोले हैं, असदुद्दीन अवैसी ने बोलना चाहिए इस मुद्दे के ऊपर। तो यानी कि अब लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है कि साहब हमारी ज़रूरत जो है, हमारी सेफ्टी, हमारी सिक्योरिटी और हमें जो एजेंसीज़ के ज़रिए जो सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जो एजेंसीज का गलत इस्तेमाल करके हम लोगों को एक निशाना बना रही है, टारगेट कर रही है, और सिर्फ एक आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं साहब,
जब हमने यहाँ पर देखे हैं तबलीगी जमात के जो इतने बड़े हमारे ओहदे के ऊपर बैठे हुए उन लोगों को निशाना बनाया गया, उस वक्त किसी ने ये उनकी हक में बात नहीं की है। कोरोना जैसा करीम साहब ने बताया है कि उसने जात धर्म और मजहब देखकर अटैक नहीं किया था, उसने राज्य देखकर अटैक नहीं किया था, लेकिन एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया था कि इस मुल्क के अंदर कोरोना अगर फैला है तो सिर्फ इन लोगों की वजह से फैला है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि तबलीग का काम अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने किया है तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब लोग सड़कों के ऊपर निकले, नौजवानों ने ये नहीं देखा कि इसकी जात क्या है, इसका धर्म क्या है, ट्रेनें रुकाई, बस रुकाया और कहा कि ये हमारी तरफ से ये खाना लेकर जाओ, ये पानी हमारी तरफ से लेकर जाओ, हमारी तरफ से मदद हम ये पहुंचा रहे हैं। वो काम जो उन्होंने किया है, मेरे हिसाब से आज कई सारे ऐसे हमारे हिंदू भाई हैं जिनको ये लगा कि कुछ महीने पहले तक या 1.5 साल पहले जब ये कोरोना आया तो मुझे ये बताया जा रहा था कि ये कोरोना तो इसकी वजह से आया है, ये टोपी वाले और ये दाढ़ी वाले की वजह से कोरोना फैला है। लेकिन यही टोपी वाला और यही दाढ़ी वाला था जो रोड के ऊपर रुकाकर मुझे है तो खाना दे रहा था, मुझे पानी दे रहा था, मुझे अपने घर के अंदर आसरा दे रहा था। तो आज वक्त को और मुल्क को ऐसे लोगों की, ऐसी पार्टीज की जरूरत है जो बुरे वक्त के अंदर उनके साथ खड़े रहे। अच्छे वक्त में तो बहुत सारे आएंगे, अभी भी इलेक्शन जैसे ही आएगा तो बड़े बड़े पेंडॉल सजाए जाएंगे, उसके अंदर बड़ी बड़ी बातें की जाएगी। और मुसलमानों की सियासत जो है आज तक मैं यही समझते आया हूँ और बहुत सारे मीडिया वाले भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हमें खुश कैसे किया जाता है। हमें खुश इस तरह से किया जाता है कि रमजान का महीना आया है तो केजरीवाल साहब है तो इफ्तारी के प्रोग्राम में आते हैं, उनको एक दाढ़ी वाले मौलाना साहब है तो टोपी पहनाते हैं, खच 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 फोटोज खींचे जाते हैं उसके अंदर, फिर एक साहब उठ के आते हैं उनको खजूर खिलाते हैं। ये है तो इनका सेक्युलरिज्म हो गया है। और यही काम जो है वो शरद पवार साहब महाराष्ट्र के अंदर करते हैं, वो अशोक चौहान साहब करते हैं, वो मुलायम सिंह यादव साहब करते हैं। इनका सेक्युलरिज्म यही है कि रमजान के महीने में आओ, ऐसे टोपी पहन लो और दूसरे दिन अखबार के अंदर फोटोज छप जाती है। लेकिन यही लोग क्या आपके बुरे वक्त के अंदर आपके साथ खड़े रहते हैं? क्या आपको आपकी जवाबदेही, उनकी जवाबदेही नहीं बनती है कि दंगों के दौरान इस तरह के पीरियड के अंदर जब मुश्किलात आती है कौम के ऊपर तब उनके लिए खड़े रहना चाहिए? तो नहीं खड़े रहते। सर, आप 2 बार एमपी बने, आपने जैसा जिक्र किया कि मैंने 2 बार एमपी बना, लेकिन आपने ये जिक्र नहीं किया कि मैंने बना या 1 बार बना। आपने कहा कि मुसलमानों को जो है मौका दिया गया। फिर जिस तरह से दिल्ली में जब चर्चा किया गया आपको यूनिवर्सिटी को लेकर, फिर आपने यहाँ अपनी पार्टी का जिक्र नहीं किया, आपने मुसलमानों का जिक्र किया कि मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जाए। तो क्या समझा, ये समझा जाए कि AIMIM जो है क्या वो मुसलमानों की पार्टी है सिर्फ? देखिए, मेरे पास जब नगर निगम के चुनाव हुए तो हमने 26 कॉर्पोरेटर्स पहले ही इलेक्शन के टाइम के ऊपर हमने चुन कर लिया। पहला ही इलेक्शन हम लड़ रहे थे और उस वक्त तमाम राजनीतिक पार्टियों ने यही हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि हम जो है उसे मुसलमानों की बात करते हैं। उन 26 के अंदर 6 कॉर्पोरेटर्स ऐसे थे जो मेरे 5 दलित भाई थे और एक हिंदू बहन थी जो उन 26 के अंदर चुन कर आए थे। मुसलमानों को तवज्जो देने का क्या मकसद है? देखिए, हाँ, मैं आपने बहुत सही सवाल उठाया है। हमने इतने सालों तक आपकी चौखट पे क्यों नहीं आए? हम दिल्ली में क्यों नहीं आए हैं? आज 50 सालों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी है, हैदराबाद के अंदर हम इलेक्शन लड़ते हैं, हम आपके पास क्यों नहीं आए? हम इसलिए नहीं आए कि हम ये उम्मीद करते रहे कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो ये जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको हम वोट देते आए हैं सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर, ये कहीं ना कहीं हमारा साथ देगी, हमारे साथ खड़े रहेगी, हमारे बुरे वक्त के अंदर हमारा साथ देगी करके। लेकिन जब हमको ये एहसास होने लगा कि सिर्फ मुसलमान और दलित तो ऐसे कौम है जिनको है तो सिर्फ एक रबर स्टैम्प की तरफ इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि वोटिंग के टाइम के ऊपर बस तुम्हारा काम है वोट देना और तुमने है तो सत्ता के अंदर भागीदारी नहीं मांगना चाहिए उसके अंदर। आप मुझे ये बताइएगा कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर ऐसे कई, इनका काम सिर्फ वोट देने का है, इन्होंने हिस्सेदारी नहीं मांगना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अब इनको काउंसिलर बनाएंगे, इन्हें ये MLA नहीं बन सकते हैं, MP नहीं बन सकते हैं। जब हम लड़े तो हम जीते, इसीलिए अब हम यहाँ पर आए हैं, लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। वो शहर है जहाँ पर वलीद नवानी साहब रहते हैं। इन शहरों के अंदर फर्क क्यों आ रहा है इस देश के अंदर? मुझे ये बताइएगा कि राजीव साहब जहाँ पर जिस इलाके के अंदर रहते हैं
उस इलाके की हालत कैसी होती है और आप जिस इलाके के अंदर रहते हैं वहां की हालत कैसी रहती है। ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अगर संविधान ने हर एक को अधिकार दिया है, इस मुल्क के अंदर इक्वल राइट्स दिए हैं, तो हमारी बस्तियों के अंदर हमको पानी के लिए क्यों तरसना पड़ता है? हमें बिजली, हमारी सड़क, हमारे इलाकों के अंदर गंदगी क्यों नजर आती है? हमारे इलाकों के अंदर पुलिस स्टेशन ज्यादा क्यों नजर आते हैं, स्कूल और कॉलेजेस कम नजर आते हैं? ये क्या वजह है? ये कहीं ना कहीं तो कुछ नाइंसाफियां है। यही मुद्दों को लेकर हम आगे आ रहे हैं। हम अपने तौर के ऊपर जितनी सीटें लेकर आएंगे, हमारी मकसद यही रहेगा कि उन इलाकों की तरक्की हम कर सके। और जहां तक हमारा जो रोड मैप रहेगा, इसके लिए हम यकीनन एक सेपरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। कलीमुल्लाह साहब अपने तौर के ऊपर दिल्ली के लिए क्या प्लान्स बना रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर उन्होंने भी इसके ऊपर तवज्जो दें। मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी का 2014 में रोड मैप फॉर इंडियन मुस्लिम्स मैंने बनाया था। मैंने उनको भी ये सारे रोड मैप दिए थे कि आपको काम क्या क्या करना है। उसके बाद 23 फरवरी 2019 को इसी हॉल में, इसी स्टेज पे मुख्यमंत्री को बुला के और फिर उसके 2 महीने बाद उप मुख्यमंत्री को बुला के दिल्ली का मैंने प्लान दिया था उनको। और मैंने उनको क्या प्लान दिया था कि जिस तरह से मजलिस हैदराबाद में काम कर रही है और जिस काम की आप अपनी पीठ ठोकते हो, यानी कि तालीम की, आप वो वाला मॉडल यहाँ लाइए। वो मॉडल ये है कि जिस तरह से उन्होंने 250 स्कूल गरीबों के लिए फ्री रहना, फ्री खाना, फ्री पढ़ने के एतबार से किराए की बिल्डिंग लेके बनाए हैं, आप दिल्ली में बनाइए। तो उन्होंने, मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने हाँ की। मैं आपको वीडियो भी रिलीज करूंगा उसकी। और हाँ करने के बाद वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन यहाँ मौजूद थे अमानतुल्लाह खान साहब, उनसे कहा कि आप कमेटी बनाइए। उन्होंने एक दिल्ली एजुकेशन कमेटी बनाई, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ आज भी उस कमेटी का कन्वीनर मैं ही हूँ। मैंने उस मीटिंग में बुला करके इस 250 स्कूल के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 17 स्कूलों को हमने फाइनल किया। अगर आप सबने देखा होगा कि उसका एडवर्टाइजमेंट आया अखबार में कि हमें किराए की बिल्डिंग चाहिए, हमने 600 टीचर के इंटरव्यू लिए जिनको फाइनल किया। 6000 में से 600 को फाइनल किया, 17 प्रिंसिपल को फाइनल किया, एक डिप्टी डायरेक्टर अपॉइंट किया, जो दुबई से बुलाया लेडी को, डॉक्टर हलीमा सादिया को, उनको अपॉइंट किया और वो काम बीच में रोक दिया गया। मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि मेरे सियासत में आने का वजह ही सिर्फ यही है कि ये जो झूठे वादे करते हैं, अब हम जो करेंगे, हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा मुद्दा ये होगा कि इस सरकार से जो इसने वादे करे हमसे कि हम गरीबों के इलाके में स्कूल बनाएंगे, और वो क्यों बनाएंगे, मैंने उनको कहा था कि जितने आपकी स्कीम है एजुकेशन की, वो सब मौजूदा स्कूलों में है। और मौजूदा स्कूल अनथराइज कॉलोनी में है नहीं। अनथराइज कॉलोनी में अगर है भी स्कूल तो जहाँ 50 होने चाहिए वहाँ 1 है या 2 है। तो जब आपकी स्कीम उसका उन्हें फायदा नहीं पहुंच रहा है तो आप इसको तब्दील करिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कैसे तब्दील करें। मैंने कहा आप किराए की बिल्डिंग लीजिए, क्योंकि अनथराइज कॉलोनी में आपके पास जगह भी नहीं है। वो किराए की बिल्डिंग लेके कम से कम क्लास 8वीं तक आप बच्चों को तालीम दीजिए। वहाँ के बच्चों को जो अनथराइज कॉलोनी में रहता है, मुस्तफाबाद में रहता है, सिरमपुर में रहता है, इवन ओखला में, जो गरीब बच्चा है उसको जो CBSE एजुकेशन नहीं मिल रही है, वो तो ऐसी छोटे मोटे स्कूल में पढ़ता है, उसमें भी उसको फीस देनी पड़ती है, बाज़ औक़ात वो फीस भी नहीं दे पाता। तब मैंने उनसे कहा कि आप ये स्कीम लाइए। उन्होंने वादा किया। तो एक तो प्रोजेक्ट हमारा ये, दूसरा प्रोजेक्ट मैंने उनसे कहा ये जो आपकी मोहल्ला क्लिनिक है, इसके साथ भी वही हो रहा है कि आपके उन इलाकों में तो मोहल्ला क्लिनिक कामयाब है जहां आपके ठेकेदार मौजूद हैं और वो जगह दे देते हैं और आपकी साठ काट हो जाती है। लेकिन जहां अनथराइज एरिया है, जहाँ जहाँ जो हमारे ऐसे गरीब इलाके हैं जहाँ दलित और मुसलमानों की बस्तियाँ, वहाँ पे नहीं है। आप मुस्तफाबाद का स्कूल भी जाके देखिए, मुस्तफाबाद की मोहल्ला क्लिनिक्स पे आप जाके देख लीजिए क्या हाल है। तो दो तो बेसिक चीज़ें, सेहत और तालीम। उसके अलावा जो MCD के चुनाव में जाएंगे तो किस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। आपका ओखला जो हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पढ़े लिखों की आबादी है, यहाँ भी गंदगी का रिकॉर्ड है। तो ये MCD का काम है। तो जो MCD के बेसिक काम है कि वो सफाई हो, सेहत के एतबार से, खासतौर से जब डेंगू फैलता है तो सबसे ज्यादा मुस्लिम इलाकों में फैलता है। तो ये जो नजरअंदाज करती हैं ये पार्टियाँ, और ये पार्टियों तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँचती। तो इसलिए जब हम चुन कर आएंगे और ऐवानों में जाएंगे तब हम इनको मजबूर करेंगे। और देखिए 2-3 महीने में ही हम जो मुस्लिम खासतौर से अक़लियत से रिलेटेड जितने इदारे हैं उनकी जो पोल खोल रहे हैं। अभी हमने दिल्ली उर्दू अकेडमी के बारे में बताया कि क्या क्या 2 साल का बजट नहीं दिया गया, 27 वैकेंसी वो खाली है, उन्होंने नहीं भरी। वहाँ पे 2 साल तक उर्दू का प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं। तो ऑटो ड्राइवर्स और मजदूरों का ख्याल है, आपको उनका शोरा का ख्याल क्यों नहीं है? बहुत सारे शोरा हज़ार हमारे ऐसे हैं जो सिर्फ उर्दू के प्रोग्राम पे और मुशायरों पे डिपेंड है। तो इस तरह के पूरी लंबी फहरिस्त है। मैं चूँकि दिल्ली की जिम्मेदारी मुझे दी है और मैं इम्तियाज़ जलील साहब से कि अंडर में और बैरिस्टर साहब की हिदायत लेके इंशाअल्लाह आपके बीच में आऊँगा। फिर को बरामद करिए। मुद्दे तो इतने हैं, इतने
केजरीवाल आएंगे तब जाकर पूरा कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कोई बताने वाला नहीं आया। हम हमेशा बेवकूफ बनते रहे। जब मैं पहली बार मिलने गया था अरविंद केजरीवाल से, तो अरविंद केजरीवाल साहब ने एक बात कही थी मुझसे कि मैं मुसलमान बातें बहुत करता है, लिख के नहीं लाता कुछ भी, मुझे पता ही नहीं है कुछ भी। मैंने कहा आप बेफिक्र रहिए, मैं लाऊंगा लिख के। मैं लिख कर लेकर आया। 2014 में गालिब इंस्टीट्यूट में कुरान के साथ उनको वो रोड मैप मैंने पेश किया है, कुरान शरीफ के साथ। उन्होंने बाकायदा वही टोपी लगाई हुई थी बड़ी वाली, वो भी फोटो मेरे पास है, वो बड़ी वाली फर वाली। सवाल क्या है, देखिए ये लोग जो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, आप बिल्कुल परवाह मत करिए। हमारे पास रास्ता है, देखिए मुद्दे हैं, मुद्दों को हल करने का तरीका है, और उससे ऊपर हमारे पास प्लेटफॉर्म है मजलिस, और उससे भी बड़ी बात हमारे पास लीडरशिप। एक ऐसी लीडरशिप है जो ऐलानों में खड़े को दहाड़ती है तो पूरी दुनिया उसकी दीवानी हो जाती है। मेरे पास जब दलित भाई मेरे आए, एक दलित भाई हमारे वहाँ बैठे हुए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो वाल्मीकि सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देवेंद्र जी किधर बैठे सर? सर आपको भी जब मैंने इनसे बात की, मैंने कहा देखिए साहब, आप हमारी पार्टी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? इनके 16 संगठनों से मेरी बात हुई, 16 संगठनों ने हमें हाँ की। उसके बाद ये बोले 27 जुलाई को हमारे 40 संगठन की मीटिंग है। हमने कहा आप क्यों सपोर्ट करते हैं MIM? क्या वजह आपके MIM को सपोर्ट करने? यही बात मेरा दोस्त राजीव रियाज से थी कि आपकी क्या वजह जो MIM को सपोर्ट करना चाहते हैं? तो इन्होंने कहा साहब एक ही वजह है, वो वजह ये है कि बाबा साहब को जो असल इज्जत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दी है वो किसी ने कहा। जिससे अच्छे अंदाज में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को उन्होंने पार्लियामेंट में और जनमानस में खासतौर से उन मनुवादियों के आंख में आंख डाल के जो एहसास कराया है कि देखिए हिंदुस्तान की रूह, इसकी जमहूरियत, और जमहूरियत की जान इसका संविधान, और संविधान का निर्माता बाबा साहब। तो बाबा साहब के अगर तुम नहीं होगे, तुम किसके हो? तुम इसका मतलब हमेशा छलावा करते चले आए हो, तो उनमें इस तरह है, बेचैनी है। लिहाजा अब ये प्रयोग, जब मैं इनसे मिला देवेंद्र जी से और राजीव जी से, मुझमें तब हौसला आया, और मैंने अपने सीनियर लीडर इत्याजली साहब से रिक्वेस्ट की कि चाहे आप 1 घंटे के लिए आ जाइए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, ताकि मैं ये मैसेज दे दूं लोगों को कि अब दिल्ली का दलित और मुसलमान एक हो चुका है, और तीन कम्युनिटी मुस्लिम, दलित और सरदार, ये मिलकर 45 से 50% बनते हैं। दिल्ली में इनके बिना कोई राज नहीं कर सकता, इनके बिना कोई सरकार नहीं बन सकती। सिर्फ इसमें सूरत इस बात की है, खासतौर से आप लोग चश्मा बदल लीजिए, हकीकत का चश्मे पे आ जाइए। ये जो तथाकथित सेकुलर पार्टी है, आप हम पे बार बार इल्जाम लगाती हैं। हमारे चुनाव लड़ने में तो फंड पूछा जाता है। अभी एक साहब बहुत बड़े वाले वो सेकुलर बनते हैं अपने आप को, वो कह रहे हैं साहब आम आदमी MIM उत्तर प्रदेश में 100 सीटें लड़ेगी, इसका फंड कहाँ से आएगा? कभी किसी और पार्टी से पूछा उन्होंने इसका फंड कहाँ से आएगा? तो ये सवाल झेलने के लिए हम तैयार हैं। आपने जिम्मेदारी दी है, हम खूब सोच समझ कर ये मैदान में आए। खासतौर से मैं अपनी 20 साल की जो समाजी खिदमत को कुर्बानी करके सियासत के मैदान में आया हूँ। मुझे लोगों ने बहुत डराया कि साहब ये सियासत का मैदान बड़ा गंदा होता है, इसमें तो बड़ा ज़बरदस्त वाला आदमी चाहिए होता, मार धाड़ वाला चाहिए होता, यहाँ शरीफों का कोई गुंजाइश नहीं। मैंने कहा ऐसा गलत फहमी है आपकी, शराफत हमेशा से ऊपर रही है। अगर आपके दिल में जज्बा है और मोहब्बत है और जानते हैं काम करना, तो इंशाल्लाह काम होगा। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, ये सब लोगों की लीडरशिप में, आपकी लीडरशिप में, बैरिस्टर साहब की लीडरशिप में इंशाल्लाह दिल्ली के हालात बदलेंगे। और आप सब लोग नोट कर लीजिए, आप लोग गवाह रहेंगे जब MCD के चुनाव के रिजल्ट आएंगे, तो मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करूँगा। सवाल हो तो कर ले, वक्त इधर हमारा